welcome back to Be Expert. I'm your biology teacher is again with another video on NTA mock test. So आज हम लोग करने वाले हैं NTA mock test टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 3, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टिल क्वेश्चन नंबर 90. इसके साथ हमारा जो टेस्ट पेपर नंबर 3 है वो पूरी तरह से बाइंड अप हो जाएगा और इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 4 इन द सेम सीक्वेंस, दैट इज each test paper is going to be uploaded in 3 segments, 30 question each. Okay, now start from the first question, that is question number 61. So student, question number 61 says the condition in which the potassium level are increased is known as. हमें बतानी है एक वो कंडीशन, उस कंडीशन का नाम जब हमारे ब्लड में पोटेशियम लेवल इंक्रीज करता है. सो अगर हम बात करें abnormal increase in potassium level in our blood, so this is known as hyperkalemia. Okay, so जब हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज कर जाता है एक अबनॉर्मल तरीके से, तो इस सिचुएशन या उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. So question number 62 says, Bacillus thuringiensis, that is BT strains have been used for designing novel. अब हमें बताना है जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस होता है हम उसको किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि जब इन प्लांट की लीव्स पे स्प्रे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्पोर्स, तो वो क्या करता है, जो प्लांट की जितने भी लीव जिस पार्ट में हम उसे स्प्रे करते हैं उस पार्ट को जब कोई इंसेक्ट आकर खाता है तो जो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एक इंसेक्ट के गट के पीएच की वजह से. ओके, नाउ if we talk about the use of bacteria thuringiensis, so Bacillus thuringiensis, it is none other than bioinsecticidal plants. Okay, so Bacillus thuringiensis हमें एक ऐसी वेराइटी ऑफ प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करता है जो कि इंसेक्ट्स खाएंगे तो मर जाएंगे. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. Question number 63 says that bilateral symmetry, metameric segmentation, coelom and open circulatory system characterized by which of the following phylum. हमें बताना है कि कौन सा फाइलम है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं bilateral symmetry, metameric segmentation, coelom and open circulatory system. So स्टूडेंट्स, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑर्थोपोडा फाइलम में दिखाई देती हैं. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. So question number 64 says that the structure which attaches the ovaries with the dorsal wall is known as. हमें बताना है जो हमारी ओवरीज होती है उसको एक स्ट्रक्चर है वो हमारी डोर्सल वॉल से कनेक्ट रखता है. अब हमारी ओवरीज हवा में तो होती नहीं है, सो हमें बताना है वो कौन सा एक स्ट्रक्चर है जिससे कि हमारी ओवरीज अटैच होती हैं ताकि वो हमारी डोर्सल वॉल से अटैच होके रहें. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीजोओवरियम. ओके, सो मीजोओवरियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी जो ओवरी है उन्हें हमारी डोर्सल वॉल्स के साथ अटैच रखने में हेल्प करता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. So question number 65 says, question number 65, which is not a part of hind brain. हमें बताना है कि नीचे जितने भी ऑप्शन मेंशन है इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो हिंड ब्रेन में नहीं होता. सो अगर हम बात करते हैं हिंड ब्रेन में, तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज सेरेबेलम, पोनस एंड मेडुला ओब्लिंगेटा. ओके, सो if we talk about the option, so option number A, that is thalamus, which is a part of forebrain, not of hindbrain. So the correct option is option number A. Now move to next question. Question number 66 says cryprotein is produced by. हमें बताना है कि जो क्राइप्रोटीन है ये कौन बनाता है. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी हर वीडियो में तकरीबन आई थिंक हर वीडियो में एक दो बार मैं बोलती हूँ कि बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस का कॉन्सेप्ट हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए और हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि मैंने अब तक जितनी भी एनटीए मॉक टेस्ट की वीडियोस डाली हैं तकरीबन हर वीडियो में ये क्वेश्चन ज़रूर आया है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस का. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस क्या होता है, ये एक क्राइप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है विच इज़ फर्दर गोइंग टू हेल्प इन द रिमूवल और it is going to help in
help us to kill that insect, particular insect. Okay, now move to next question. Question number 67. Question number 67 says the most important function in inflorescence is to help in. Okay, स्टूडेंट हमें बताना है कि जो क्वेश्चन है इसमें हमें इनफ्लोरेसेंस का फंक्शन बताना है. अब हम अगर बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की, तो इनफ्लोरेसेंस इज नन अदर दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. जब एक पर्टिकुलर फ्लावर जो होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, वो अपने फ्लावर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करता है जिससे कि उसे बेनिफिट हो. सो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम इनफ्लोरेसेंस. अब हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस का फंक्शन क्या होता है. अब इनफ्लोरेसेंस, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि फ्लावर्स जो है वो चाहे कैसी भी शेप, कैसी भी साइज़, किसी भी तरीके से अरेंज हो. नो, फ्लावर की अरेंजमेंट काफ़ी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराती है हमारे इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में. अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे सो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे, विच इज़ फर्दर गोइंग टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन. ओके, सो द मेन फंक्शन of inflorescence is it is going to attract the insect for cross pollination. Okay, now move to next question. Question number 68. Enzymes that catalyze androgenic synthesis coupled with exogonic hydrolysis of ATP is. So हमें बताना है ये प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो है वो हेल्प करता है. अब हम बात कर लेते हैं पहले एंजाइम्स की. कैटलिस्ट, जो एंजाइम होता है वो एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले करते हैं. तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक प्रोटोजीनियस स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को दैट इज इंक्रीज करता है. मोस्टली तो इंक्रीज ही करता है बट कुछ केस में डिक्रीज भी करता है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइगेज. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69 says the correct statement or the correct representation of binomial nomenclature is. Now if we are talking about binomial nomenclature, so जो binomial nomenclature होता है, this is going to help us, और ये हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है जिसके अंडर हम किसी भी स्पीशीज़ का नाम रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, तो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम करेक्ट है. सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की जो कंडीशन होती है वो मैं आपको पहले वर्बली बता देती हूँ. सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की कंडीशन होती है दैट इज जो जीनस का नाम हो, जो जीनस नेम, जो स्पीशीज नेम होता है पहले वो लिखा जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल वर्ड, and the next name is of the genus which is going to be in all small. So if you look at the correct option of this question, it is Brassica indica. Okay, now move to next question. Question number 70. Question number 70 says read the following statement A to D. हमें ये A to D वाली सारी statements पढ़नी है और हमें पता लगाना है कि कौन सी statement जो above mention है उसमें से गलत है. So let us look at the statement one by one. Statement A, it is a part of internal ear. Okay, so it is true. Statement 2, it is composed of 3 semicircular canals and the olitates organs consisting the utriculus and coccyla. Now if we talk about statement C, Crustia and mollusca are the specific receptors of the vestibular apparatus. And statement number D, it is responsible for the maintenance of the balance of the body. So if we talk about the wrong statement, it is statement number B. Okay, the remaining that is A, C and D all are true. Now move to next question. Question number 71. Question number 71 says NADP positive is reduced to NADPH in. Okay, now हम देखते हैं कि NADP positive हमारा जो रिडक्शन हो वो कैसे रिड्यूस होता है NADPH से. ओके, नाउ लुक एट द आंसर. तो करेक्ट आंसर इज HPM. अब हमें अगर ऑप्शंस में कुछ एग्जामिनर हमें इस HPM की फुल फॉर्म दे दे तो HPM की फुल फॉर्म होती है हेक्सोमोनोफॉस्फेट पाथवे. ओके, अब ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होता है in presence of 12 molecule of NADPH2. Okay students, now move to next question. Question number 72. The plant with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by. अब अगर हम बात करते हैं उन प्लांट्स की जिनमें ओवरीज होती हैं, ठीक है,
एक ओवरी होती है या और उसमें ना बहुत ही कम अमाउंट में, या फिर हम बात कर सकते हैं एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे टाइप में जो प्लांट होता है वो पॉलिनेट करता है थ्रू विंड पॉलिनेशन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। Question number 73 says, if the number of chromosome in root cell is 14, okay, what will be the number of chromosomes in syzygic cells of the ovule of that plant, of that parent? So, if we are talking about the number of chromosome हमारे जो root cell में present है वो होते हैं 14. Okay, students. Now, let us look how it is going to be 7. So, if we talk about the number of chromosome, हमें पता है जो रूट होता है उसका नेचर जो है वो डिप्लॉयड होता है, दैट इज इट इज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अगर हम बात करें सिनर्गिड सेल्स की, तो सिनर्गिड सेल का जो नेचर होता है वो होता है हैप्लॉयड, दैट इज इट इज ओनली हैविंग द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ the question asked us, tell us the number of chromosome of synergid cells if the number of chromosomes in root cell is 14. So if we talk about, that is there are 14 chromosome in the root cells. So if we talk about the synergid cell, तो synergid cell में हमारे 7 chromosome present होते हैं। Now move to next question, question number 74 says, select the correct statement। हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे सारे स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, sex linked traits are more frequently in females. So is this statement true? I don't think so, because जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड होते हैं या फिर जितने भी डिजीजेज सेक्स लिंक्ड होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। ओके, सो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। नाउ स्टेटमेंट बी, कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। सो अगर प्रॉपर फॉर्मेशन ही हो जाएगी कलर सेंसिटिव सेल्स की, तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होगी? सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Now if we talk about statement number C, human female have double dose of X chromosome. Yes, it is true, because if we are going to talk about the chromosomes of female, that is double X. Okay, so it is the true statement. Now move to next question, question number 75. So question number 75 says, which of the following option represents the correct blood flow pathway in pulmonary circulation? हमें बताना है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसका करेक्ट पाथवे क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट अस लुक एट द करेक्ट पाथवे। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। सो सबसे पहले जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में विद हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, and after it reaches the lungs, it is going to be transported into left atrium with help of pulmonary veins. So the correct option is option number B, and the option number B is the same sequence that I have just tell you people right now. Now move to next question, question number 76. The formation of gametophyte directly from spirophyte without meiosis is, हमें बताना है कि जब एक गैमेट डायरेक्टली स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट और मियोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओपोस्पोरी। अब ओपोस्पोरी में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट से बन जाता है बिना किसी मियोसिस के। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। फर्न्स प्रोटोथैलस इज डेवलप्ड फ्रॉम, हमें बताना है कि ये कहाँ से डेवलप्ड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पोर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड बेस इन pyrimidine न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज, हमें बताना है कि जो बॉन्डिंग होती है डीऑक्सीराइबोज और एक बेस पिरामिडिन में वो क्या होती है। सो इट इज़ अ क्लियर कट NCERT लाइन क्वेश्चन। हम अगर NCERT उठाएंगे मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में तो हमें ये लाइन ईजिली हमें मिल जाएगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो स्टूडेंट्स, जब हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस और पिरामिडीन्स के बॉन्डिंग की बात करें, सो द बॉन्ड नेम इज 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75।
फोटो 79 सॉरी फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय। सो हमें बताना है कि जो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस होता है ये कहाँ से मिलता है हमें। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा लीव्स में प्रेजेंट होता है। सो डेफिनेटली ना अब फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस हमारा लीव्स में ही प्रेजेंट होगा, बिकॉज लीव जो है वो हमारे फोटो पीरियड से ज़्यादा हद तक इफेक्ट होती हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेज मैच द प्लांट्स एंड द पार्ट इन रिलेशन टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमें मैच करने हैं वो सारे प्लांट्स जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। सो अब हम बात करते हैं द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग उसके हिसाब से मेंशन कर लेना। सो डहलिया में फ्लेसिकुलेट ट्यूबरस रूट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सोलनस tubersome, it is the eye which is going to help in the vegetative propagation. Bryophyllum में एपीफ्लेजिमस बर्ड्स होती हैं जो कि हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेस्टिया, तो पेस्टिया में होती हैं oocytes. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. In a dicotyledonous stem, the sequence of tissues from outside to inside is. So हमें बताना है कि एक डाइकोटिलेडोनस स्टेम में जो नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं वो आउटसाइड से हमें इनसाइड तक उनकी जर्नी बतानी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइलम एंडोमेरिस, पेरिसर्कल एंड फ्लोएम. Now I am going to write it down so that you can easily note it down somewhere. Phloem, endodermis, pericercle and phloem. Now move to next question, question number 82. Question number 82 says the fruit is chambered, developed from inferior ovary and has seeds with succulent testa in. हमें बताना है कि जो कंडीशन मेंशन की गई है डेट जो फ्रूट है वो चैम्बर्ड होता है, ठीक है, और वो इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है. तो अगर हम बात करें नीचे दिए गए ऑप्शंस में, तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज नन अदर देन पोमोग्रेनेट यानी कि अनार. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन द बॉडी डिफेंस. अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट की तो उसका रोल हमें बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विच सेज इट कॉजेज सेल लाइसिस. जो कॉम्पिटेंट होता है उसका जो हमारी बॉडी डिफेंस में रोल की बात करें तो वो हमारे सेल लाइसिस को इंक्रीज करता है यानी उसे प्रमोट करता है. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. सो क्वेश्चन नंबर 84, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड. अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है. बट अगर हम पहले बात करते हैं कि कौन सी चीजें रेनल पिरामिड में आती हैं, सो इट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, लूप्स ऑफ हैनल एंड कलेक्टिंग डक्ट. ये सारी चीजें होती है हमारे रेनल पिरामिड में प्रेजेंट होती हैं. और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हमारे रेनल पिरामिड में नहीं होते. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलीड्स द प्लेटीहेल्मिन्थेस शोज. हमें कंपैरिजन करना है एनिलीड्स में और हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज absence of body cavity. Okay, now move to next question, question number 86. the oxidation of NaDH2 yields. अब हमें बताना है oxidation of NaD2H. अब मैं आपको आई थिंक अपनी शायद टेस्ट पेपर 1 की वीडियो में बता चुकी हूँ कि NaDH2 में जब ऑक्सीडेशन होता है तो इट इज गोइंग टू रिलीज 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. now move to next question, question number 87. The causal organism for African sleeping sickness is. हमें बताना है कि जो मतलब कि एक कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है अफ्रीकन स्लीपिंग के लिए. अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को प्रमोट करता है या फिर इट इज़ द रूट कॉज ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ए, विच सेज टी गैम्बिन्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. So question number 88 says late blight of potato is caused by. अब हम लोग देखते हैं कि ना कुछ जब हम पोटैटोज ला के रख देते हैं तो उसमें ना कभी कभी ना वाइट सी लेयरिंग आ जाती है. तो हमें बताना है कि वो कब होती है या फिर वो किस चीज़ की वजह से होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फंगाई. सो हमारा जो पोटैटो होता है उसमें जो फंगस अटैक कर जाता है जिसकी वजह से एक वाइट सी लेयर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं लेट ब्लाइट. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 89.
स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, हमें बताना है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच करते हैं. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज किनेटोकॉर्स ऑफ द क्रोमोसोम. अब हम अगर बात करें स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो जाके किनेटोकॉर रीजन में अटैच होते हैं हमारे क्रोमोसोम की. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90. सो क्वेश्चन नंबर 90 सेज रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A and D. सो ऑप्शन A, Option A, a typical anther of angiosperm is diathecous. Statement B, egg apparatus consists of 2 antipodal and 1 egg cell. Option C, clistogamous flowers are variably autogamous. Option D, if a female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation. अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है राइट है. सो अगर हम कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट राइट हैं, सो यहाँ पे हमारी 3 स्टेटमेंट राइट हैं. सो स्टूडेंट्स, हैव यू हैव कंप्लीट टेस्ट पेपर नंबर 3. अब मैंने आपको 3 सेगमेंट की वीडियोस में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 90. आई होप दैट you students like this video and enjoy this video. So if you like my way of teaching, please do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Be Expert, and press the bell icon so that you are going to notify whenever I am going to upload my next video, which is going to be the test paper number 4 का part 1 हम लोग solve करेंगे next video में.